साथियों नमस्कार। इकॉनमी हम डिस्कस करेंगे यहाँ, इंडियन इकॉनमी। इसमें हम आज़ादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कैसे बुरी स्थिति में हम उस समय थे, हमारी एग्रीकल्चर में क्या क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो हमारा उद्योग है इसकी क्या स्थिति थी, लोग कहाँ काम कर रहे थे, कितने परसेंट लोग किस सेक्टर में काम करते थे, हमारी ओवरऑल जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या था, और जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं कहें या इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवसंरचना है वो कैसी थी। तब हम देखेंगे कि कैसे इंडिया में प्लानिंग होता रहा है, एलपीजी रिफॉर्म्स हमें क्यों लानी पड़ी, प्लानिंग क्या एक प्रकार का होता है या प्लानिंग कई तरह का होता है, आखिर हम जो प्लानिंग किए या हम प्लानिंग करते हैं तो उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, प्लानिंग कमीशन बना, क्यों हमने उसको एबोलिश कर दिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, 5 ईयर प्लान्स, हम 12 5 ईयर प्लान्स लाए, फिर नीति आयोग आया उसकी जगह पे, फिर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के डिफरेंस को देखेंगे, नीति आयोग की कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, फिर 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और उस समय क्यों ये क्राइसिस आता है, इसकी बैकग्राउंड में क्या था, कौन से लोग थे जो एनईपी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, पॉलिसी है, उसको उन्होंने बनाया, एलपीजी का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, और फिर 1991 के बाद जो हमारी इकोनॉमी में जो एक संरचनात्मक आप रिफॉर्म्स देखते हैं उसमें क्या था, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में हमने क्या रिफॉर्म्स किया, टैक्स में क्या बदलाव लाया, एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या बदलाव लाया, यहाँ बहुत सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। हम लोग समझ लेंगे कि वैसे तो हम लोग बैंकिंग जो चैप्टर है उसमें बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ भी हम समझेंगे एनडीटीएल क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, कार क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, डीएफआईज क्या होती हैं, फेमा और फेरा क्या था, कन्वर्टिबिलिटी आपने सुना होगा कि पार्शियल अकाउंट, पार्शियल जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है और फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, तो क्या होता है कन्वर्टिबिलिटी, और फिर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, जीएसटी में जीएसटी 2.0 में जो रैशनलाइजेशन किया है हम उसको समझेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ समझने के लिए, एमएफएन क्या होता है, जैसे डब्ल्यूटीओ का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है, हम लोग ये समझेंगे एमसीएलआर जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है ये क्या है, इन चीजों को हम समझेंगे। और उसके बाद जो हम चैप्टर डील करेंगे यहाँ वो होगा हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहले हम इन दो चैप्टर्स को डील करते हैं, राइट। सो यू आर वॉचिंग आईएएस फैक्ट्री। चलिए हम शुरू करते हैं, एक कोटेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे। यह कोटेशन आप देखिए कहता है, विक्टर अलेक्जेंडर वरूस का है, जिन्हें आप लॉर्ड एल्गिन टू भी कहते हैं। ये भारत में जो ब्रिटिश इंडिया था तो उस समय ये वायसराय थे 1894 के टाइम पे। इनका ये कोटेशन बहुत फेमस है, कहीं पूछ भी सकता है। इन्होंने कहा था इंडिया हमारा जो एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर है, उसका पाइवॉट है, और अगर जो हमारा एम्पायर है अगर कोई और पार्ट को लूज करता है तो हम सरवाइव कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर हम भारत को खो दिए तो जो हमारा सन है ना, जिसको कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सन सूर्यास्त कभी नहीं होता था, तो वो सूर्यास्त हो जाएगा। इस पूरी कोटेशन में आपको यह देखने को मिलेगा कि इंडिया एज अ ब्रिटिश कॉलोनी कितना इंपॉर्टेंट था, राइट। नाउ चलिए हम लोग चैप्टर पे आते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारी आर्थिक दशाएं क्या थी। देखिए, कॉलोनियल पॉलिसीज का एक ही लक्ष्य था कि जो ब्रिटेन का इंटरेस्ट है, जो भी ब्रिटेन के हित में है, उसको फुलफिल करना। हमें क्या बना दिया गया कि रॉ मटेरियल हम सप्लाई करें, हम अपने खेतों में चीजों को उगाएं और वो ब्रिटेन को भेजें। और ब्रिटेन क्या करेगा, औद्योगिक क्रांति हुई थी आपको पता है मिड 18th सेंचुरी में। ब्रिटेन मैन्युफैक्चर करेगा, मास लेवल पे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और उससे बहुत महंगे दामों पे हमसे बेचेगा। कहने का ये अर्थ है जैसे कि कोई किसान है, आज भी आप देखते हैं कि अगर वो रॉ मटेरियल अपना बेचता है तो बहुत महंगे दामों पे नहीं बेचता है, लेकिन वही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें वैल्यू एडिशन करती हैं, और उसके बाद वो कुरकुरे अगर बेच रही हैं या एक चिप्स बेच रही हैं तो कितना महंगा उसी आलू के चिप्स को बेचने लगती हैं। जबकि आलू अगर जाएंगे 1 किलो तो कितने का मिलता है, और चिप्स का देख लीजिए 1 किलो चिप्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नाउ
प्री ब्रिटिश इंडिया टाइम पे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री था ना, तो वो बहुत ही रिच था। मतलब उसका पूरे यूरोपियन मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में उसका नाम था। कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए हम जाने जाते थे, मेटल और प्रीसियस स्टोन वर्क के लिए जाने जाते थे। एस्टिमेटर्स की अगर बात करें कि जो लोग हमारी इनकम को जिन्होंने देखा कितना हमारा इनकम है, क्या स्थिति है, तो उसमें दादा भाई नौरोजी का आप नाम याद रखेंगे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको याद रखेंगे। विलियम डिग्बी हैं, फिंडले सिरास हैं, वी के आर वी राव हैं, आर सी देसाई हैं, डीयू का एक हॉस्टल भी है इनके नाम पे, वी के आर वी राव के नाम पे। नाउ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्या हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ से आपको दादा भाई नौरोजी याद आएंगे। इंडिया के पास एक्सपोर्ट सरप्लस था उस समय। मतलब कि हम जितना इंपोर्ट करते थे उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे। हमारा निर्यात ज्यादा था, आयात कम था। लेकिन इसके बावजूद हमें कोई बेनिफिट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो हमारा सरप्लस था वो ब्रिटेन को चला जाता था। ब्रिटेन क्या करने आया था? लूटने आया था। तो वो जो भी हमारे पास सरप्लस था, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज को, बट उसका फायदा इंडिया को नहीं पहुंच रहा था। जैसे ब्रिटेन को जा रहा था, तो ब्रिटेन अगर हमें गोल्ड या सिल्वर देता तब तो ठीक था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर में। देखिए, एग्रीकल्चर में 85% लोग आश्रित थे, लेकिन मात्र 50% नेशनल इनकम का एग्रीकल्चर से आता था। आउटपुट हमारा कम था। कारण क्या था कि आउटपुट हमारा कम था? क्यों? क्योंकि हमने इरिगेशन में, फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया था। तो इससे क्या था? प्रोडक्टिविटी, जो हमारा उत्पादकता है, वो गिर गई। जो आप देखिए, हम आप देखे होंगे कि बैल का इस्तेमाल किया जा रहा था, टायर बैल जिसे हम लोग गांव में कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। पूरी तरीके से हम मानसून पे आश्रित थे कि बारिश हो जाएगी तो फसल हो जाएगा। मतलब गैम्बल है इंडियन एग्रीकल्चर, हम लोग कहते हैं। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन, कैश क्रॉप, जैसे कि ब्रिटेन में इंडिगो पे तो काफी आपने रिवोल्ट भी सुना होगा इंडिगो को लेके। कटन, कॉटन, जूट, ये सब था ना। जमींदारी सिस्टम थी, और जमींदारी सिस्टम से आप जानते ही हैं कितनी फोकस नहीं था कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए इसमें। प्री ब्रिटिश टाइम में अगर जाते हैं, जब अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए थे, तो उस समय एक फ्रांस का ट्रेवलर था जो इंडिया आया, उसका नाम था बर्नियर। इसने कहा कि 17वीं शताब्दी का जो बंगाल था, वो इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं, उससे भी रिचर था। मतलब इजिप्ट अपने रिचनेस के लिए तब जाना जाता था। नाउ, उद्योग की बात करें तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी हम इंडस्ट्रियली काफी डेवलप्ड थे, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है इसको तहस नहस कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया कि जो हमारा गुड अगर मान लीजिए उनके मार्केट में जा रहा है, तो उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स एक तरह से समझिए कि लगा दिया। और उनके यहाँ का प्रोडक्ट जब हमारे यहाँ आया तो उन पे बहुत ही कम टैक्स लगाया। तो जाहिर सी बात है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस होगी हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का, उनका वो कॉम्पिटिटिवनेस रह नहीं पाएगा। नाउ, कॉटन और जूट मिल 19वीं शताब्दी के अंत में खुलने लगे। जो भारत के उद्यमी थे, उन्होंने कॉटन मिल्स लगाया महाराष्ट्र और गुजरात में। और नॉर्मली आप देखेंगे जो जूट मिल्स बंगाल में थे, तो वहां पे जो ब्रिटिश लोग थे, तो उन्होंने अपना पैसा लगाया। टिस्को 1907 में, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक साइन यहां से दिखने लगता है। फिर अगर आप जो वर्ल्ड वॉर 2 है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो शुगर, सीमेंट और पेपर, इस तरह की इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भारत में हुआ। नेट रिजल्ट देखेंगे तो देखिए, पूरा अब जाहिर सी बात है कि आप रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट वहां से आ रहा है, हमारी चीजों पे टैक्स लग रहा है, उन पे लग नहीं रहा है उतना। तो जाहिर सी बात है जो जीडीपी होगा भारत का वो बहुत ही कम रह गया। एक ढाका आज कहते हैं, आप जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो मुस्लिम बहुत फेमस था। बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल बंगाल का था, ढाका से ओरिजिन थी। और इसका जो सबसे अच्छे क्वालिटी का था ना, उसको हम कहते थे मलमल। आप लोग मलमल का कपड़ा पहने भी होंगे, बहुत मुलायम होता है। और इसको मलमल शाही या मलमल खास भी कहते हैं। नाउ, देखिए, जब आजाद हुआ देश और आज की स्थिति का एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम। उस समय एग्रीकल्चर में 70 से 75% लोग काम कर रहे थे। एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ, हो सकता है आपको गांव में रहने वाले की संख्या 85 मिले,
तो डेटा कहने का ये अर्थ है, आप समझने के लिए समझिए कि बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे आश्रित थे। आज जो है, आज भी कम नहीं है, आज भी 45% लोग अराउंड एग्रीकल्चर पे आश्रित हैं। जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो क्या है, अराउंड 17%। तो कहने का अर्थ है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एग्रीकल्चर में। मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो उस समय 10% थे, आज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऑफ कोर्स दोगुना से भी ज्यादा है नाउ। सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो उस समय 15 से 20% लोग थे, आज अराउंड 53% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। जो शिशु मृत्यु दर है, जो नवजात होते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो सोचिए 1000 में 218 बच्चे तो मर जाते थे। मतलब करीब करीब आप मान देख करके देखें तो एक चौथाई से थोड़ा कम कह सकते हैं। आज हमने स्थिति में बहुत सुधार लाया है और आईएमआर आज 24 है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में तो और भी कम है, 18 है, गांवों में 29 है। और यही आईएमआर 2011 की जनगणना में 44 था, 2011 में। नाउ अगर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय 44 ईयर्स नहीं होना चाहिए, 32 ईयर्स होना चाहिए, 32 ईयर्स। और आज जो है देखिए 72.7 पहुंच गया है। और विमेन का तो जीवन प्रत्याशा थोड़ा ज्यादा है, 74.2 है, और मेन का 71.2 है। लिटरेसी रेट जो है वो 16% से भी कम था ओवरऑल, पुरुष और महिला मिलाकर। और महिलाओं का लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम था, 7% था, 7%। नाउ 2011 की जनगणना में 74.04% लिटरेसी रेट हो गया। मात्र 16 यूनिवर्सिटी थी उस समय देश में, आज तो थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी है। पॉपुलेशन सेंसस वैसे तो 1872 में शुरू हो गया था, बट फर्स्ट डिकेनियल जो सेंसस होता है, जो हर 10 साल पे होना शुरू हो गया, वो 1881 में शुरू हो गया, लॉर्ड रिपन के टाइम में। और ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पे शुरू हुआ था। और 2021 का जनगणना होना था, तो आपको पता है कोविड-19 आ गया, तो ये हो नहीं पाया। और पोस्टपोन होते होते 2026 में, अभी आपको पता है फर्स्ट फेज चल रहा है। तो चूंकि जिस साल पब्लिश होता है तो उसी साल का हम मानते हैं, तो इसको अब 2027 का जनगणना हम कह पाएंगे ना। 2021 के पहले जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था। सेकंड स्टेज 1921 में शुरू हुआ और इसमें मॉडरेट ग्रोथ था। 1950 के बाद वाला तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। नाउ फॉरेन ट्रेड हम देख लेते हैं। हम लोग क्या थे, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, और ब्रिटिश जो गुड्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी इंडस्ट्री में, उसको कंज्यूम कर रहे थे। उसी बात को यहाँ लिखा गया है। ब्रिटिश का मोनोपोली स्टैब्लिश हो गया। जो हमारी आधी से ज्यादा मतलब ट्रेड थी, उस पर ब्रिटेन का एक मोनोपोली स्टैब्लिश हो गया कि हमसे ही करना है। बाकी उसने कह दिया कि चाइना, श्रीलंका और पर्सिया, श्रीलंका को सीलोन कहते थे तब, और ईरान को पर्सिया कहते थे, तो उनको चला गया। स्वेज कनाल ओपन होता है 1869 में और इससे बहुत हेल्प मिला। ये है अक्रॉस इस्थमस ऑफ स्वेज, इजिप्ट के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में। यह जोड़ता है पोर्ट सईद को, जो मेडिटेरेनियन सी पे है, किससे, गल्फ ऑफ स्वेज से, जो रेड सी पे है। तो बेसिकली अफ्रीका के जो अराउंड होकर घूम कर जाना पड़ता था, वो डिस्टेंस कम हो गया। इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस पैराडॉक्स दिखा। कैसे कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस तो था, हमने देख लिया कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, लेकिन हमारे पास गोल्ड और सिल्वर नहीं आ रहा था इंडिया में। और स्कैरसिटी थी एसेंशियल्स का, जैसे कि फूड ग्रेन्स, क्लॉथेज, केरोसिन। इसके बावजूद कि हम एक्सपोर्ट सरप्लस थे, और उसके बावजूद भी अगर ये चीजें कम हो, तो ये बहुत ही पैराडॉक्स तो दिखाता ही है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं पहले। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमने अभी आपको बताया बहुत ही हाई था, मैटरनल मोर्टालिटी रेट हाई था, डेथ रेट हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज जस्ट 32 ईयर्स। पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो लार्जली अनअवेलेबल थी या इनएडिक्वेट थी। रेलवेज की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 से। तो ये हुआ कि जोग्राफिकल बैरियर्स टूटे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। कल्चरल बैरियर्स टूटे, कल्चरल का इंटरमिक्सिंग हुआ। लेकिन अगेन ये भी कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही बनाया गया था। और जो एग्रीकल्चर है उसका कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा मिला। पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब आए। लेकिन ये सब कॉलोनियल इंटरेस्ट को ज्यादातर फुलफिल कर, जो इनका इंटेंशन था वो कॉलोनियल इंटरेस्ट था। इनलैंड वाटरवे आया, अनसक्सेसफुल ही रहा लार्जली और बहुत ही कॉस्टली था।
जैसे उड़ीसा कोस्ट कैनाल को अबेंडन करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा, क्योंकि रेलवेज से इसका कंपटीशन था। नाउ ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवेज और एविएशन से संबंधित। पहला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में 1727 में खुला। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पोस्टल सर्विस को लोगों के लिए और एक रेगुलर पोस्टल सिस्टम शुरू कर दिया 1774 में। इंडियन पोस्ट ऑफिस पब्लिक यूज के लिए बना 1837 में, और डलहौजी ने स्टैंडर्डाइज किया पोस्टेज रेट को और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया 1854 में। नाउ एविएशन यानी हवाई क्षेत्र में अगर देखें तो वर्ल्ड का पहला जो एयर मेल फ्लाइट था वो प्रयागराज और नैनी, तब इलाहाबाद कहा जाता था प्रयागराज को, 1911 में टाटा एयरलाइंस, या जो टाटा एयरलाइंस है जेआरडी टाटा का, जो जिनको हम फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहते हैं, वह 1932 में स्टैब्लिश हुआ। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में स्टैब्लिश किया गया 1940 में, एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सके। और एविएशन सेक्टर में जो स्टेट का मोनोपोली था, एकाधिकार था, उसको 1994 में खत्म कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया। नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग अगर हम देखें इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और एलपीजी रिफॉर्म्स, बेसिकली 2 चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले देखिए कि प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। प्लानिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है ना कि इकोनॉमी में हमने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब क्लास लिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो जब इच्छाएं अनंत हैं और जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित हैं, वैसे सिचुएशन में हमें मैनेज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास भी घर से रुपए आते हैं तो हम क्या करते हैं कि कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, किसी दोस्त को खिलाना है तो कितना खिलाना है, कोई चाय भी पीनी है तो कितनी चाय पीनी है, हर चीज डिसाइड करते हैं। कपड़ा भी खरीदना है तो कितना, वो क्या कर रहे हैं आप रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं। देश बड़ा है, इसको जरूरत पड़ती है कि प्लानिंग करें, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रुपया कहाँ चला गया। ठीक है, और हमारे पास रुपए जो है बहुत ज्यादा है नहीं समझने के लिए। नाउ प्लानिंग का हम टाइप्स देख लेते हैं। तो एक है इम्पेरेटिव डायरेक्टिव, नाम से देखेंगे डायरेक्टिव, डायरेक्ट कर रहा है कुछ, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी है और वही पूरी प्लान कर रही है। जैसे आप देखेंगे जितनी भी सोशलिस्ट इकोनॉमीज है ना, उनमें ये दिखेगा, और इंडिया में भी लगभग अगर 7th 5 ईयर प्लान तक देखेंगे तो यही था, इम्पेरेटिव या डायरेक्टिव प्लानिंग। उसके बाद हम मूव किए इंडिकेटिव या इंड्यूसमेंट की तरफ। अब इसमें गवर्नमेंट सब कुछ नहीं डिसाइड कर रहा था, अब गवर्नमेंट फैसिलिटेटर की भूमिका में आ गया, और मिक्स्ड इकोनॉमी इसका फीचर है जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो है फलते फूलते हैं, और 8th 5 ईयर प्लान से ये शुरू हो गया। उसके बाद है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव जहां भी टर्म आए आप समझ जाइएगा लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। नीति आयोग इसको कर रहा है, इसमें 5 ईयर प्लान्स भी हैं, एनुअल प्लान्स भी है, छोटे बड़े सभी प्लान्स को मर्ज किया गया है। फिक्स्ड प्लान होता है कि भाई इतना पैसा है और ये हमारा टारगेट है, जैसे 4 साल 5 साल या 6 साल के लिए कर दिया जाता है। रोलिंग प्लान होता है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस साल शुरू होगा और इस साल खत्म होगा, नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, पीएम जब मोरारजी देसाई बने थे पहले, मतलब जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बने थे, तो उन्होंने इस चीज को लाया था। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जाहिर सी बात है सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, यानी कि कहाँ होगी, ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे। और एक होता है कोर प्लान, जिसमें प्लानिंग अथॉरिटी डिवाइस बेस्ड ऑन स्टेट्स प्लान टू प्रायोरिटाइज सेक्टर। स्टेट अपना प्लान देता है और उनकी प्लान्स को देखकर जब प्लान बनता है तो उसको हम कहते हैं कोर प्लान। नाउ अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये कैसे इवॉल्व करता है, कैसे इवॉल्व किया। 1934 में विश्वेश्वरैया जी ने अपना प्लान बताया और इसको हम कहते हैं फर्स्ट सिस्टमैटिक प्लान। इसमें बल था औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इसमें कहा गया कि नेशनल इनकम को मतलब अगले 10 सालों में हम डबल कर देंगे। उन्होंने किताब लिखी थी इस पे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। इस किताब का नाम जरूर याद रखिएगा। 1934 में ही जो फिक्की है इसने अपना प्रपोजल रखा और इसने कहा कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन एनपीसी बना दिया जाए। आगे काम बढ़ा और 1938 में कांग्रेस ने, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने, एक एनपीसी यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1944 में बॉम्बे प्लान आया,
8 बॉम्बे के जो उद्योगपति थे उनके द्वारा ये प्लान लाया गया। इसमें कहा गया कि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जाए, जो कृषि है इसमें रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है और औद्योगिकरण पर बल दिया। 1944 में ही गांधीयन प्लान आया। इसको लाया श्रीमन नारायण, जो एक गांधीयन है, और इसमें अगेन कहा गया कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इन ग्रास रूट लेवल पे चीजों को डिसाइड किया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री जो है इस पे बल था इसमें। 1945 में पीपल्स प्लान आया, ये एम एन रॉय ने लाया, मानवेंद्र नाथ रॉय जिसे कहते हैं। नाउ इसमें फोकस था एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बैलेंस करने की बात कही गई। 1946 में प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड आया और इसको इंटरिम गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। 1947 में इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी आया कांग्रेस के द्वारा, और इसने कहा कि एक प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया जाए। 1950 में सर्वोदया प्लान आया जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। इसमें एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे बल था, और इसने कहा कि फॉरेन टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं अपनाएंगे। उस समय आप जानते हैं सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज्यादा फोकस था। नए नए आजाद हुए थे हम, हमें डर लग रहा था कि कहीं पहले कॉलोनियलिज्म था, कहीं हम नियो कॉलोनियलिज्म या नियो इंपेरियलिज्म के शिकार नहीं हो जाए। नाउ प्लानिंग कमीशन और न्यू डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में देखते हैं। पहले हम प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे। 1950 से 2014 तक का प्लानिंग कमीशन का टेन्योर रहा है। प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950 को बना। कैसे बना? कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पारित किया, यानी जाहिर सी बात है कि संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, नहीं थी तब भी, यानी कैबिनेट रेजोल्यूशन से बना, यानी कि कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं लाया गया जिससे कि बनाया गया, और यह एडवाइजरी नेचर का था। कहने का अर्थ है ये मिनिस्ट्री कोई नहीं है। एडवाइजरी नेचर का अर्थ ये है कि इसकी जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी, ऐसा मानना ही होगा, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं होगा। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? चूंकि प्लानिंग कमीशन के हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते थे, आज भी आप देखते हैं नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री हैं, तो पहले हेड थे जवाहरलाल नेहरू, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नाउ डिप्टी चेयरमैन ही इसके इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो है जब एक्स ऑफिशियो है तो, और ये कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होते हैं। और इसका फंक्शन क्या था कि 5 ईयर प्लान्स को बनाया जाए, हर 5 साल के लिए एक प्लान को बनाया जाए, रिसोर्स एलोकेट किए जाए, किस सेक्टर में कितना रिसोर्स की आवश्यकता है, एसेस करे कि हमारे पास कितने संसाधन मौजूद हैं, और सेंटर और स्टेट को एडवाइज करें। फिर प्लानिंग कमीशन जब मोदी जी सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने नजर गड़ाया था इसको हम खत्म करेंगे, और फाइनली उनको खत्म कर दिया, और जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है इसको रिप्लेस कर देता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को अगेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है, यानी ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी, कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से नहीं बना है। प्रधानमंत्री इसके चेयर चेयर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, सारे राज्यों के एलजी एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज हैं, और प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के मेंबर्स हैं। इसमें फंक्शन है कि ये एपेक्स बॉडी है जो 5 ईयर प्लान्स को अप्रूव करता था। स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज नेशनल एफर्ट्स, रिव्यू वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान की किस तरीके से वो काम कर रहा है, इसकी मीटिंग होती थी एनडीसी की। नाउ 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या था, महालनोबिस नेहरू महालनोबिस मॉडल क्या था, रोलिंग प्लान क्या था, किस में ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस था। इस तरह के सवाल लगातार आते रहे हैं, तो हम एक एक करके सारे प्लान्स को देखते हैं। आप वर्ड्स को सुनिए, याद हो जाएगा, मैं फटाफट आपको याद करवा देता हूं। पहला प्लान 1951 से 56, हैरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। टारगेट 2.1%, अचीव किया 3.6%। फोकस था इसमें कृषि पे, डैम्स पे जैसे भाखड़ा नांगल डैम, और रिहेबिलिटेशन पे, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61, ऑल्सो कॉल्ड नेहरू महालनोबिस मॉडल, क्योंकि महालनोबिस का बहुत ज्यादा योगदान था, और इसमें हैवी इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा बल था। स्टील प्लांट्स खुले जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। टारगेट था 4.5%, अचीव किया 4.27%। थर्ड प्लान 61 से 66, गाडगिल फॉर्मूला सेल्फ रिलायंट, टारगेट 5.6, अचीव्ड 2.84। सेल्फ सफिशिएंसी फूड में हमें हासिल हासिल करना था, फेल हुआ बेसिकली। अब देखते हैं जो है 1965 में वॉर हो जाता है पाकिस्तान के साथ, अब देखते हैं 1962 में चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया, तो और ड्रॉट भी बहुत भीषण आया था, तो इसलिए यह फेल हुआ। प्लान हॉलीडे उसके बाद आया 1966 टू 69,
एनुअल प्लान्स आए इसमें 3 सालों के लिए, और इस समय रुपया का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया 1966 में। अच्छा, जब भी रुपया का अवमूल्यन होगा ना, याद रखिएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया। फोर्थ प्लान 1969 टू 74 गाडगिल फॉर्मूला, इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे बल था। 5.7% टारगेट ग्रोथ, 3.3% एक्चुअल ग्रोथ। बैंक को इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया 1969 में, 14 बैंकों को। आईआरडीपी प्रोग्राम चला। नाउ फिफ्थ प्लान 1974 से, वैसे तो 79 तक का ये रखा गया था, बट 78 में ही ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें डीपी धर ने ड्राफ्ट किया था। पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी का उस समय नारा था। 20 पॉइंट प्रोग्राम आया, टर्मिनेट कर दिया गया 1978 में ही। हमने टारगेट रखा था 4.4%, बट वी अचीव्ड 4.8%। फिर आया रोलिंग प्लान 1978 टू 80, जनता पार्टी मोरारजी देसाई का था। इसमें कोई फिक्स टारगेट नहीं था, और कुछ समय के लिए जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिप्लेस किया गया। सिक्स प्लान 80 से 85 तक, अलग या पॉवर्टी इरेडिकेशन, 5.2% टारगेट था, 5.66 अचीव किया। इसमें कुछ स्कीम्स थे, ट्राइसेब, एनआरईपी, आईआरडीपी, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। सेवेंथ प्लान 85 से 90 तक, राजीव गांधी जी थे उस समय, आपको पता ही है कि फूड, वर्क, प्रोडक्टिविटी पे बल दिया गया। 5% टारगेट रखा था, 6.01% अचीव किया। राजीव गांधी का बल कंप्यूटर, मॉडर्नाइजेशन, इन सब पे बहुत था। तो लास्ट इसको इम्पेरेटिव प्लान हमने ऊपर देखा भी इसमें, तो एनआरवाई, जेटीआरवाई स्कीम्स भी चली। प्लान हॉलिडे 1990 से 92 तक, एनुअल प्लान आए 2 साल के लिए। इसी समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, आगे हम देखेंगे, और एलपीजी रिफॉर्म्स आता है उसके बाद 1991 में। एट्थ प्लान 1992 से 97 तक, इसको राव मनमोहन या जॉन डब्ल्यू मिलर के नाम से जानते हैं। 5.6% हमने ग्रोथ रखा, बट वी अचीव्ड 6.68%, और इसको पहला इंडिकेटिव प्लान कहते हैं। और इसमें जो बल था, इस सवाल पूछा जा सकता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे था, कई जगह पूछा गया है। और पंचायती राज एक्ट भी उस समय आया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। फिर नाइन्थ प्लान आया 1997 से 2002 तक, इसमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस और इक्विटी पे फोकस था। 6.5% टारगेट रखा, बट चूंकि अब जब इक्विटी पे फोकस हुआ, थोड़ा सा ग्रोथ हमारा घटा, 5.35% हुआ। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट वेयर दी प्रायोरिटीज। 10th प्लान 2002 से 2007 तक, फास्टर इन इक्विटेबल ग्रोथ, 8% टारगेट, 7.6% अचीव्ड। मॉनिटरेबल टारगेट्स का एक कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, और स्टेट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। 11th प्लान 2007 से 12, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, 9% टारगेट, बट वी अचीव्ड 7.89%। एजुकेशन, जैसे कि आरटीई 2009 में। 12th प्लान 2012 से 17, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, 8%, 6.7% वी अचीव्ड। लास्ट 5 ईयर प्लान था, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था। इंपॉर्टेंट है कि महालनोबिस मॉडल सेकंड 5 ईयर प्लान पे था, जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज पे बल था। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी आपने सुना होगा, 1955 में जो कांग्रेस का अवार्डी सेशन हुआ था, तो उसमें हमने अपनाया। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है, कि हम प्योर जो सोशलिज्म है, लिटरल मीनिंग में जो सोशलिज्म है, हम उसको नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, हम सोशलिस्टिक पैटर्न को अपना रहे हैं, मतलब कि हमें गरीबों पे बल देंगे, और लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ फलेंगे फूलेंगे। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, थर्ड प्लान हॉलिडे। ग्रीन रेवोल्यूशन में बल था कि हाई यील्ड जो वैरायटी की सीड्स होंगी उन पे, पंजाब, हरियाणा, और जो वेस्टर्न यूपी है, उसको बहुत ज्यादा इसमें बल मिला, मतलब उस पे उसको बेनिफिट मिला। ठीक है। व्हीट और राइस आप देखेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल में या फिर आंध्रा के रीजन में आप देखेंगे, तो राइस पे बहुत ज्यादा जो है वो उधर फोकस था, बाकी इधर व्हीट पे ज्यादा था। गाडगिल फॉर्मूला सेंट्रल स्टेट रिसोर्स एलोकेशन फॉर्मूला है, डीआर गाडगिल के नाम पे। बैंक नेशनलाइजेशन, चौथे जो 5 ईयर प्लान है उसमें 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, और 1 सेकेंड, 1969 में, और 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया 1980 में। कोई 13वां प्लान नहीं आया। ठीक है, मोदी जी ने बीच में ही खत्म कर दिया। नीति आयोग आ गया, और प्लानिंग कमीशन को 2015 में 1 जनवरी से खत्म कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म 64वीं बीपीएससी में पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है, और आयोग तो आप जानते ही हैं। नाउ 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट रेजोल्यूशन से ये बना, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। पॉलिसी बनाने वाला ये क्या है, थिंक टैंक है। ठीक है, मतलब रिसर्च करता है। नॉन स्टैट्यूटरी है, यानी कोई एक्ट से नहीं बना है। एडवाइजरी है, यानी बाध्यकारी नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, कहीं भी संविधान के किसी आर्टिकल में चर्चा इसकी नहीं है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, और वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, ध्यान देंगे, न कि प्रेसिडेंट।
और कैबिनेट रैंक के ये होते हैं, और सीईओ के सेक्रेटरी लेवल के कोई ऑफिसर होते हैं जिनको प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। गवर्निंग काउंसिल इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी राज्यों के सीएम होते हैं या एलजीज होते हैं यूटीज के, और एनडीसी के जो कॉन्सेप्ट है उसको ये रिप्लेस कर देता है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की हम जब बात कर रहे थे। नाउ इनमें अंतर देख लेते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में कैबिनेट रेजोल्यूशन से, नीति आयोग 2015 में कैबिनेट रेजोल्यूशन से। प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच है, यानी सेंटर से कोई प्लान बनेगा और स्टेट्स को मानना होगा। नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है, मतलब गांव लेवल पे प्लान बनेगा और ऊपर जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन में आप देखते हैं कि ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो नीति आयोग है ना, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है, मतलब स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो प्लानिंग कमीशन में इंपेरेटिव या डायरेक्टिव टाइप है, और नीति आयोग डायरेक्ट इंडिकेटिव या पर्सपेक्टिव है। इसका मीनिंग हमने ऊपर समझा दिया है। फंड एलोकेशन देता था, प्लानिंग कमीशन के पास ये अधिकार था कि फंड भी देता था, लेकिन नीति आयोग के पास फंड का कोई अधिकार नहीं है। अब क्या हो रहा है कि फाइनेंस कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये काम कर रहा है। प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए बनता था, लेकिन नीति आयोग में देखिए तो 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट है, 7 ईयर का स्ट्रैटेजी वाला डॉक्यूमेंट है, और 3 ईयर का एक्शन एजेंडा था 2017 से 20 तक। देखिए प्लानिंग कमीशन में एनडीसी अप्रूवल के लिए था, और नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल है, और गवर्निंग काउंसिल में सबसे बड़ी बात है सीएम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है। नाउ नीति आयोग के कुछ डॉक्यूमेंट्स हम देखें तो विजन 2047, इंडिया एट 100, विकसित भारत, डेवलप इंडिया 2047 तक बनाने के लिए। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो IESS 2047 एक एनर्जी प्लानिंग टूल है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एनुअल रैंकिंग है स्टेट्स का एसडीजी पे। एम यानी अटल इनोवेशन मिशन, इसमें अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। साथ यानी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, इसमें बेसिकली जो हेल्थ है और एजुकेशन है इसमें बल होता है। नाउ आगे हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया और कैसे हम रिफॉर्म्स लाए, क्या क्यों आया, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहाँ से आया। देखिए हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो मात्र 2 सप्ताह तक का बच गया, यानी $1 बिलियन 1991 में। उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ही ज्यादा पहुंच गया 8.4% ऑफ जीडीपी, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी 3.5% ऑफ जीडीपी था। इन्फ्लेशन तो देखिए डबल डिजिट में था, यानी 12% से ज्यादा जा रहा था। ऑयल शॉक भी हम झेल रहे थे, क्योंकि उस समय खाड़ी युद्ध चल रहा था 1990 में। एक्सटर्नल डेट हमारे पास था, इंडिया ने गोल्ड को गिरवी रखा, 67 टन सोना हमने गिरवी रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड और आईएमएफ में इमरजेंसी लोन के उठाने के लिए। नाउ पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी नहीं थी देश में, सरकारें बदल रही थी। आप देखे होंगे कि वीपी सिंह की सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर जी आए, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस को इरोड कर रहा था। जो 1991 में रिफॉर्म्स आया उसमें पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने यह रिफॉर्म लाया। उनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी 2 टर्म के लिए भारत में रहे 2004 से 14 तक। उन्होंने बजट पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जुलाई 1991 में, और जो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उस समय वो थे डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया, वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। नाउ अगर इनका कोट देखेंगे बजट स्पीच में, तो इन्होंने कहा कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय किनको कोट किया? विक्टर ह्यूगो को। और इस कोटेशन का मतलब है कि पृथ्वी पर नो पावर ऑन अर्थ, कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो रोक सकता है उस विचार को जिसका समय आ गया है। यानी कहने का अर्थ है ये मान बैठे कि अब तक जो हमने प्लानिंग की थी, हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को हमने फॉलो किया था, हम बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज या ग्लोबलाइज हमने नहीं किया। अब समय आ गया है कि हम इस तरफ बढ़ें। लिबरलाइजेशन का अगर मीनिंग देखेंगे तो मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर देना इकोनॉमी पे, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट करना। प्राइवेटाइज मतलब जो गवर्नमेंट का है उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, प्राइवेट हाथों में उसका ओनरशिप या मैनेजमेंट चला जाता है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, तो उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। इसमें गुड्स का, कैपिटल का, सर्विसेज का, आइडियाज का, पीपल का, इन सब का फ्री फ्लो होता है, राइट। तो अब एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं कि जब हमने एलपीजी अपनाया
तो उस समय क्या क्या हमने किया। तो पहले हम देखते हैं लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हमने एबोलिश कर दिया अधिकतर इंडस्ट्रीज के लिए। पहले उद्योग खोलना होता था तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारा लाइसेंस चाहिए था। अब मतलब 18 था, 18 से 6 किया और अब 4 कर दिया गया सेंसिटिव सेक्टर्स। एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसमें एसेट लिमिट को रिमूव किया गया, थ्रेशोल्ड को स्क्रैप किया गया। कैपिटल मार्केट जैसे कि सेबी है, तो कैपिटल मार्केट को आपको पता है कि रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। 1988 में जब बना था तो उस समय स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था। 1992 में एक्ट के तहत इसे बनाया गया। इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ किया गया और प्राइमरी मार्केट को लिबरलाइज किया गया। जब हम जो चैप्टर हम अपना पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, तो उसमें इन सारी टर्म्स को और डिटेल में पढ़ेंगे भी। बैंकिंग रिफॉर्म्स किया गया। नरसिम्हन 1 आया 1991 में और नरसिम्हन 2 आया 1998 में। और इन्होंने बहुत सारी बैंकिंग रिफॉर्म्स को सुझाव दिया, जैसे सीआरआर और एसएलआर। एक टाइम था कि सीआरआर और एसएलआर बहुत ज्यादा होता था, तो उसको रिड्यूस किया गया। ठीक है, हम सीआरआर और एसएलआर का हमने यहाँ लिख रखा है कि डेफिनेशन को समझेंगे, तो थोड़ी देर आप वेट करें। प्रायोरिटी सेक्टर को हमने रिवाइज किया। प्रायोरिटी सेक्टर यानी कुछ जैसे कि मान लो कि एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए। नाउ इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया। बैंक्स को ये फ्रीडम दिया गया कि आप अपना लेंडिंग रेट सेट कर सकते हैं। बाद में एमसीएलआर बना और एमसीएलआर ईबीएलआर सिस्टम आया। अब ये दो टर्म आपको समझना होगा, एमसीएलआर और ईबीएलआर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एमसीएलआर का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। इसका मतलब ये है कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसपे कि, या बेस रेट आप कह सकते हैं, जिसपे कि बैंक लोन देगा। उदाहरण के लिए एक दुकानदार को आप समझिए जिसको कि 1100 रुपए का कोई सामान वो खरीद के लाता है, 100 रुपया वो और उसका खर्चा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में लग जाता है, और 200 रुपए उसका इंटरेस्ट वो रखता है जिसको हम इकोनॉमी के टर्म में स्प्रेड कहते हैं। तो 1200 और 200 के 1100, 100, 12 और 2 1400 रुपए हो गए। तो कहने का अर्थ है कि जो उसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा, जो उसका कॉस्ट जितना लागत होगा उससे तो नीचे नहीं रख सकता है ना। तो ये जो हमारा 1200 रुपए होगा उससे कम तो वो नहीं रखेगा, राइट। इसमें रीसेट पीरियड होता है। रीसेट पीरियड होता है मतलब कि 6 महीने का या 1 साल का, मतलब रोज रोज इसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे आपको अपने घर पे लोन लेना है, कार पे लोन लेना है, तो इसी के लिए ये एमसीएलआर और ईबीएलआर सिस्टम यूज किए जाते हैं। और इसमें थोड़ा सा ना ईबीएलआर सिस्टम से इसको हम अभी तुलना करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम होता है, क्योंकि जो एमसीएलआर सिस्टम है इसमें बैंक तय करता है कि हमारा रेट कितना रखना है, वो अपना इंटरनल असेसमेंट करता है। जबकि यहां देखिए जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है, नाम से क्लियर है एक्सटर्नल, यानी कुछ और डिसाइड कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे पेट्रोल पंप एनालॉजी हमने लिखा है। इसका मतलब है कि जैसे पेट्रोल पंप पे आप देखते होंगे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल का दाम गिरा तो यहाँ भी गिर जाता है, और जो वो एक्शन दिखता है वो तुरंत दिखता है। जबकि एमसीएलआर में ऐसा नहीं होगा। यहाँ 6 महीना कम से कम या साल भर इस तरीके का टाइम लगेगा। आपका कार पे आपने लोन लिया या होम लोन लिया तो तुरंत तुरंत रिवाइज नहीं होगा, हर वीक में नहीं होगा। लेकिन जो ईबीएलआर है ना, ये इसमें जो है वो रिवीजन बहुत जल्दी होता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होता है और ये एक्सटर्नली डिटरमाइन होता है। एमसीएलआर की तरह ये बैंक अपना खुद डिटरमाइन नहीं करता है। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट को रिवाइज किया गया। बहुत सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया कि अब केवल आप ही नहीं बनाएंगे, कोई और भी बना सकता है। नाउ प्राइवेटाइज किया गया, जैसे कि डिसइन्वेस्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट अपना जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो उसका स्टेक बेच दिया प्राइवेट के हाथों में। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कमीशन बनाया गया। स्ट्रेटेजिक सेल, जिसमें कि 50% से ज्यादा अगर पूरा एसेट का सेल कर दिया गया प्लस मैनेजमेंट को भी ट्रांसफर कर देते हैं। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें कम होता है, और तीसरा होता है बाईबैक शेयर का होता है। डीपाम है, फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये डिसइन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान 2021 से 25। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, ब्राउन फील्ड क्या होता है जो पहले से चला आ रहा है, और ग्रीन फील्ड क्या होता है जो हम नया करते हैं। पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशंस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, जैसे डिफेंस, न्यूक्लियर, रेलवे, स्पेस, ये गवर्नमेंट के पास रहा, अदर्स जो है वो प्राइवेट को दे दिया गया। नाउ ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं। इसमें इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो था उसको हटा दिया गया। कस्टम ड्यूटी को बहुत कम किया गया।
क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को फेज आउट कर दिया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पहले था ना, जब देश आजाद हुआ था तो हमने रखा था हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं कहीं उनको नुकसान ना हो जाए या हमें फिर से गुलाम बनाने की कोई चेष्टा ना की जाए। एक्सचेंज रेट पे अगर देखेंगे तो रूपी को पार्शियली कन्वर्टिबल बनाया गया 1992-93 के बजट में। LERMS जिसको कि हम डुअल रेट कहते हैं, जिसको कि हम तीसरे भाषा में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम कहते हैं, तो LERMS का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसको हमने किस में कर दिया, फुल करंट अकाउंट। आगे हम देखेंगे कन्वर्टिबिलिटी में कि हमारा जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है अभी फुल है, हालांकि कैपिटल में हम पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट हमने इंट्रोड्यूस किया कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के भी आप ला सकते हैं, और सेक्टर वाइज FDI लिमिट्स को धीरे धीरे करके हमने रिवाइज करते रहे, और आप देखते होंगे बहुत सारे सेक्टर्स में 100% कर दिया गया है। FIPB बनाया गया, हालांकि बाद में इसको स्क्रैप कर लिया गया, हटा लिया गया, जो जिसका फुल फॉर्म था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। WTO आया 1995 में, और इंडिया जो है संस्थापक सदस्य यानी फाउंडिंग मेंबर था। इसने 1948 में बने GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, इसको रिप्लेस किया। बेसिकली कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो ये इसको सॉल्व करता है। MFN प्रिंसिपल पे काम करता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। MFN का मतलब होता है, इसका मतलब है ट्रीट एवरीवन इक्वली। मोस्ट फेवर्ड का मतलब ये नहीं होता है आप किसी को फेवरेबल ट्रीटमेंट पहुंचाएंगे, लिटरल मीनिंग पे मत जाइएगा। जैसे अगर जो भी WTO का मेंबर है ना उसको आप MFN स्टेटस देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान से MFN का स्टेटस हटा लिया जब बालाकोट, उस समय आपको पता पुलवामा वाली घटना हुई। तो MFN का मतलब होता है कि जो छूट आप किसी एक को देंगे वही छूट आप दूसरे को देंगे। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं और क्लास में अगर टीचर ने मतलब मार्क्स को कहा कि पासिंग मार्क्स इतना होगा, तो किसी एक बच्चे के लिए उतना पासिंग मार्क्स नहीं होगा, सबके लिए घटा दिया जाएगा कि पासिंग मार्क्स उतना होगा। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। MFN का साफ साफ मतलब समझिए, कोई भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। सेज पॉलिसी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, 2005 में इस पे एक्ट भी बना। FTZ का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड जोन्स, और EPZ का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बेसिकली था, इसमें बहुत सारे छूट भी मिलते हैं। नाउ 1991 के बाद मेजर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी में हुए वो क्या हुए, पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें नरसिम्हन कमेटी 1 बनी 1991 में। इसने कहा कि कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है उसको 8% कर दिया जाए, और फेस्ड रिडक्शन हो CRR का और SLR का, और जो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हम करें। देखिए CAR एक टर्म आया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका एक फॉर्मूला है कि बैंक के पास जो अपना कैपिटल है डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। इस पे एक नॉर्म्स भी है जिसको हम कहते हैं बैसेल नॉर्म्स। स्विट्जरलैंड में ये जगह है बैसेल, तो उसी से है। ये कहता है कि कम से कम बैंक का जो CAR होना चाहिए वो 8 से 9% होना चाहिए, जबकि RBI कहता है नहीं 8% सफिशियंट नहीं है, आप 9% रखिए। एक चीज याद रखिएगा, जितना ही ज्यादा CAR होगा उतना ही अच्छी स्थिति बैंक के लिए होगी, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अब इसका मतलब क्या है कि रिस्क वेटेड एसेट एक टर्म आया है। देखिए बैंक अगर लोन देता है किसी को भी तो हर चीज पे उतना ही रिस्क नहीं होता है। अगर किसी को मान लीजिए बैंक ने लोन दिया और वो बहुत ऐसे सेक्टर में पैसा लगा रहा है जिससे कि डूबने का खतरा बहुत कम है, तो उसका रिस्क कम होगा। या बैंक ने कुछ लोगों को ऐसा बैंक लोन देगा जो मान लो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, तो उसका जो कोई भी जो ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही वोलाटाइल है, तो उसमें क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा। तो उन सबको एवरेज करते हैं और रिस्क वेटेड एसेट उससे निकाला जाता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर जितना ही अच्छा होगा उतना ही बैंक मतलब फाइनेंशियल सिस्टम का स्टेबिलिटी अच्छा रहता है। नाउ नरसिम्हन कमेटी 1998 में आई। छोटे छोटे जो कमजोर बैंक हो गए थे उनको मर्जर की बात कही, और मोदी सरकार में तो बहुत सारे बैंक्स का मर्जर भी किया गया है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि मान लीजिए 30 दिन बीत गया और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया वो भी नहीं लौट रहा है और ना ही उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं तो उसकी बात कही। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, इनको दूसरे शब्दों में आप समझे तो ये बैड डेट क्लिंजर हैं या फिनेंशियल स्कैवेंजर हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि बैंक से मान लीजिए आपने पैसा लिया और आप पैसा नहीं दे रहे हैं। अब बैंक के पास यही काम तो है नहीं कि आपके पीछे दौड़ते रहे,
तो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी, उसने कहा कि ठीक है, 1 लाख रुपए आपने मिस्टर एक्स को दिया, आप मत दौड़ो उनके पीछे, हम दौड़ेंगे उनके पीछे, आप मुझसे 80,000 रुपए ले लो और मामला रफा दफा करते हैं। अब बैंक क्यों 80,000 रुपए लेने के लिए तैयार हो जाता है? क्योंकि बैंक के पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरा बैंक का इमेज खराब हो रहा है क्योंकि उसके बैलेंस शीट में एनपीए बहुत ज्यादा दिख रहा है, उसको अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखना है। तो इसलिए बैंक कहता है कि काम करो, 80,000 रुपए तुम ही एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तुम मुझे दे दो, तुम जाकर के उस व्यक्ति एक्स से पैसा ले लेना। यही है। सेबी एक्ट बना 1992 में, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट से बना। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ब्रोकर्स को, एफआईआईज को या म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। आईबीसी 2016 में ये आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसका फुल फॉर्म है। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन 180 दिन और 90 डेज तक एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है और सीका और बीआईएफआर को ये रिप्लेस करता है। सीका मतलब सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था और बीआईएफआर मतलब बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई पैसा लिया और वो पैसा देने में अब अक्षम हो गया, और बैंक्रप्सी यानी एकदम दिवालियापन घोषित हो गया वो। नाउ सरफाइसी एक्ट 2002, बैंक्स कैन रिकवर बैड लोन्स विदाउट कोर्ट। पहले क्या होता था, कोर्ट तक जाना पड़ता था, तो बिना कोर्ट में गए वो कर सकते हैं। फिर एआरसी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन अभी हमने बात कर ली। ऊपर में हमने एक शब्द की चर्चा की थी यहाँ पे नरसिम्हन वन में, कि उसने कहा कि सीआरआर और एसएलआर को घटाना है। तो अब इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। देखिए, जो सीआरआर है, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को फिलहाल अगर हम बात करें तो 4% सीआरआर है जून 2026। 4% अगर सीआरआर है तो इसका मतलब है कि कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का, बाद में हम एनडीटीएल का मतलब समझाते हैं, अभी समझ जाइए कि अपने एनडीटीएल का 4% पैसा ले जाकर आरबीआई में रखेगा। और किस फॉर्म में रखेगा? कैश के फॉर्म में। क्या बैंक को ब्याज मिलेगा? इस 4% पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर बैंक का एनडीटीएल 100 रुपए है तो 4 रुपए उसको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में, जिसपे कि उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब आरबीआई क्या है कि बैंकर ऑफ द बैंक्स है या लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। मान लीजिए कि अगर पूरी बैंकिंग सिस्टम फेल होना होगा तो आरबीआई ही तो गारंटी लेता है कि हम फेल नहीं होने देंगे, तो उसके पास पैसा होना चाहिए। और आरबीआई एक और कारण है कि कहीं बैंक सारा पैसा दूसरे को ना दे दे और दूसरे लोग जब उठाने आए तो मालूम चला कि वहां पैसा ही नहीं है, पैनिक वाली सिचुएशन, हल्ला हो जाएगा मार्केट में और बैंक जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए 4% रखा गया। एसएलआर अभी देखेंगे तो 18% है। एसएलआर में बेसिकली लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में आप चीजों को रखते हैं, कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड सोना के फॉर्म में, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के फॉर्म में इसको रख सकते हैं। और ये बैंक अपने पास रखता है, ये आरबीआई में जमा नहीं करता है। नाउ एक टर्म था एनडीटीएल, इसका मतलब समझ। ठीक है, एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, आप लिख लीजिए। तो इसमें क्या टर्म आया? डीटी, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज, जैसे आपने डिमांड डिपॉजिट सुना होगा। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे कि आपका सेविंग डिपॉजिट है, करंट सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, तो इसमें आप जब जाते हैं पैसा उठा लेते हैं। आपको कोई भी बैंक को नोटिस देना पड़ता है क्या कि आज मैं पैसा उठाने आ रहा हूं? नहीं। लेकिन टाइम लाइबिलिटीज होती है, फिक्स्ड होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें आप जब चाहेंगे तब बिना नोटिस के नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब एनडीटीएल निकालते हैं तो इसमें डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी, जो ये बैंक के पास है, जो लोगों ने पैसा जमा किया है बैंक में, उसमें से जब हम डिपॉजिट घटा देते हैं, उस बैंक ने किसी अदर बैंक को पैसा दिया है, तो वो एनडीटीएल निकल जाता है। नाउ टैक्स रिफॉर्म्स हम देख लें। चलैया कमेटी बनी थी और इसने, राजा चलैया कमेटी पूरा इसका नाम था, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म की बात कही, रैशनलाइजेशन, टैक्स रेट बेसिकली इसने कम करने की बात कही थी, ताकि अगर टैक्स रेट जब कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारा जो टैक्स का बेस है वो बढ़ जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से टैक्स ले पाएंगे। जीएसटी 2017 में वन नेशन वन टैक्स की बेसिकली बात करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मोदी जी कहते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स है। तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी पूरा 100 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था उसके बाद जीएसटी आया, इस तरह याद रखेंगे। जीएसटी काउंसिल बना, आर्टिकल 279 ए में इसका प्रोविजन है। 17 टैक्सेस प्लस 23 जो सेस होते हैं उनको इसमें सबमर्ज कर दिया गया। शुरुआत में 4 स्लैब्स बने, 5%, 12%, 18 और 28%। 0% को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। नाउ
इस समय जीएसटी 2.0 आया, आपको पता है पिछले साल, तो उसमें क्या हुआ कि दो ही स्लैब कहेंगे या तीन स्लैब आप मान सकते हैं अगर लग्जरी और थिन गुड वाला इंक्लूड कर लेंगे तो अभी मेनली 5%, 18% और 40% लग रहा है। 5% बहुत ही कोई एसेंशियल आइटम है उस पे है, 18% स्टैंडर्ड रेट है और 40% जैसे मान लीजिए आप लग्जरी कोई चीजें खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत महंगी कार खरीदते हैं, जैसे अगर आपको डिफेंडर लेना है, फॉर्च्यूनर लेना है तो इस पे लगेगा। सिन गुड्स है, जैसे कि गुटखा, पान, ये सब दारू शराब ये सब पी रहे हैं तो इस पे 40% का टैक्स लगेगा। एफआरबीएम एक्ट 2003 में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। टारगेट रखा गया कि एफडी को यानी फिजिकल डेफिसिट को हम 3% से कम कर देंगे अपनी जीडीपी का और रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर देंगे। नाउ फाइनल है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। 1999 में हम लोग फेमा लेके आए। फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके पहले क्या कोई सिस्टम था? यस, उसके पहले था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी सिर्फ आर को हमने एम कर दिया, रेगुलेशन को मैनेजमेंट में कर दिया। बेसिकली हम क्यों रेगुलेट कर रहे थे? 1973 में इंदिरा गांधी जी ये फेरा लेके आई थी। क्यों लेके आई थी? क्योंकि उस समय हमें लगता था जो भी फॉरेन करेंसी हमारे पास है ना, वो इमरजेंसी एसेट है। मतलब उसको आप ऐसे ही खर्च नहीं कर देंगे, सरकार से बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ेगी, आप क्यों डॉलर को खर्च करना चाहते हैं। लेकिन उसको कहा गया नहीं, रेगुलेट करने के बजाय हम इसको मैनेज करना सीख लेंगे और वायलेशन अगर कोई करता है तो उस पर क्रिमिनल दफा नहीं चलाई जाएगी, सिविल दफा चलाई जाएगी और एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट किया। नाउ एक टर्म आएगा करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है? तो पहले ये हमने पहले समझ लेते हैं, 1994 में इसको हमने अचीव कर लिया। और अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि ये पार्शियली ओपन है। अभी हम कन्वर्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तारापुर कमेटी एक आया 1997 में और तारापुर कमेटी दूसरी आई, एसएस तारापुर फुल फॉर्म है इनका, मतलब पूरा नाम है इनका, दूसरा आया 2006 में। अगर पूछे कि तारापुर कमेटी का संबंध किससे है तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे था कि क्या हम लोग, क्या इंडियन इकोनॉमी उस चीज के लिए तैयार है कि हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं। तो तारापुर कमेटी ने बहुत सारी जो है क्राइटेरिया रखा कि कितना जो है हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए, कितना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए और इसके आधार पे बोला कि नहीं भाई, अभी हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है जो हमारा लोकल करेंसी है, यानी इंडियन केस में रुपया है, तो उसको हम फॉरेन करेंसी में जब कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि डॉलर में, या फिर इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, डॉलर को रुपया में, यानी रुपया डॉलर में या डॉलर रुपया में, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्टेबिलिटी। अब कन्वर्टेबिलिटी का दो प्रकार है। पहला है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो करंट अकाउंट, जैसे मान लीजिए हमें कोई सामान खरीदना है विदेश से, जो एवरीडे स्पेंडिंग के लिए कोई सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, 100% इस पे अलाउड है कि ठीक है आपको कोई सामान खरीदना है, आप 100% आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, जिसमें कि आप कोई एसेट खरीदते हैं जैसे, तो इस पे फुल्ली नहीं है। इसका मतलब मान लीजिए कि आप दुबई में एक लग्जरी विला खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक लिमिट रखा गया है $2.5 लाख का एनुअली। तो लिबरलाइज्ड रिमिटांस स्कीम हम आगे पढ़ेंगे भी, तो उसमें रखा गया है। या मान लीजिए आप किसी विदेश में जाकर के फैक्ट्री को एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये सब बहुत बड़ा डिसीजन है और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इधर उधर कर सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए हमने कुछ कंट्रोल्स इस पे अभी भी रखे हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा जिसको हम पढ़ेंगे वो होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।